हेलो, नमस्कार, वेलकम एवरीबॉडी। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और वेलकम टू अवलोकन आईएएस। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में आगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। ठीक है। फंड सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम है क्या। राइट टू फ्रीडम एक ऐसा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो इंडिविजुअल की लिबर्टी और ऑटोनॉमी के अलग अलग डायमेंशंस को एनकम्पास करता है। ठीक है। ये स्लाइड, हाँ, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर, ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसको भी थोड़ा देख लेना आप लोग। हम कवर करेंगे पर आगे कवर करेंगे इसको, है ना। और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, उसमें प्रोटेक्ट किया गया हुआ है। और इसका मेन एसेंस जो है, राइट टू फ्रीडम का जो मेन एसेंस है, एक फ्री, इंडिपेंडेंट और एक्सप्रेसिव सोसाइटी को डेवलप करना। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट के रूप में एनश्राइंड है और आर्टिकल 19 से 22 के बीच में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। और ये इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स अपने ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएं और बिना किसी अनड्यू रेस्ट्रिक्शन के अलग अलग परस्यूट्स में इंगेज कर सकें और अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकें। ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है इस स्लाइड में जो अभी मैंने समझाया आपको। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ स्लाइड। द राइट टू फ्रीडम इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट that encompasses various dimensions of individual liberty and autonomy. It is recognized and protected by numerous international human rights instruments such as Universal Declaration of Human Rights (UDHR) as well as national constitutions around the world, including Constitution of India. The essence of this right is to develop an independent, free, and expressive society. The detailed provisions related to right to freedom form cornerstone of a liberal society. ठीक है। अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगला स्लाइड शुरू होता है अपना राइट टू फ्रीडम। सबसे पहला जो राइट है इसमें आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 19 जो है 6 राइट्स एनकम्पास करता है, उसके अंदर 6 राइट्स हैं और इनको याद करने का ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है सामोसे। ठीक है। अब मैं समझाऊंगा आगे कैसे। जैसे सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एस से स्पीच, एस। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ए फॉर आर्म्स, ए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर एसोसिएशन, ए। ठीक है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मूव फ्रीली का एम, तो यहाँ पे एम। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ऑक्यूपेशन का ओ। ठीक है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सेटल का एस ई। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये निमोनिक है, इसको आप याद कर लेना। तो इससे आपको आर्टिकल 19 के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो याद करने में काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा, आर्टिकल 19 के प्रोविजंस को। आर्टिकल 19 कहता है कि हर इंडियन सिटीजन को कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके तहत आप अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे बोल करके लिखो या लिख करके हो या किसी भी मीडियम से हो। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या होगा, हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ और कुछ इंक्लूडेड भी होता है, जैसे राइट टू शेयर व्यूज, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू एडवर्टाइज, अपने फोन की प्रिवेसी। ये चीज याद रखना, फोन की प्रिवेसी जो है वो आर्टिकल 19 में भी आती है। ठीक है। जैसे कॉल टैप करना रिस्ट्रिक्टेड है, उसको आप कॉल टैप करने के लिए आपको ऐसे नहीं कोई भी आपको कॉल टैप कर सकता है, या पुलिस वाले भी, उनको भी परमिशन लेनी होती है। ठीक है। तो ये फोन प्रिवेसी वगैरह भी, ये भी आर्टिकल 19 के तहत में आता है। राइट टू प्रिवेसी वो आर्टिकल 21 के तहत है। लेकिन और फोन प्रिवेसी वाला पोर्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 के तहत भी आता है। ठीक है। फिर टेलीकास्टिंग राइट्स हुआ, राइट टू नो हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट हुआ, नो फोर्सफुल बंद का राइट हुआ। अच्छा, अब एक चीज याद रखना है आपको कि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में जो एनश्राइंड है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब हर हमेशा नहीं अलाउड रहेंगे वो। उन पे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया सकता है। कुछ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जैसे सोवरेन इंडिया की सोवरेनिटी को अगर थ्रेट है, पब्लिक ऑर्डर का कोई रिस्क है,
या फॉरेन रिलेशंस अफेक्ट हो रहे हो या मोरालिटी डिसेंसी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा हो या डिफेमेशन का केस हो, तो इन सब केसेस में ये रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को भी गाली देना शुरू कर दो, तो डिफेमेशन का अलाउड नहीं है। तो वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गया एक। ठीक है, असेंबल पीसफुली है विदाउट आर्म्स, तो असेंबल पीसफुली कर रहे हो लेकिन किसी को पीटना चालू कर दे रहे हो। जैसे कहीं कहीं होता है बंद ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को पीटना चालू कर देते हो, उसी में कोई गया या फिर कुछ भी हुआ, तो ये इस चीज का अलाउड नहीं है। पीसफुली आप असेंबल कर सकते हो विदाउट आर्म्स अपने प्रोटेस्ट वगैरह में भी, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एसोसिएशन यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, जैसे एसोसिएशन फॉर्म करने का है, यूनियन फॉर्म करने का भी है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी फॉर्म करने का आपके पास राइट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे गैंग बना करके लोग मारने चले गए, कहेंगे भाई मेरा भी एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट तो है आर्टिकल 19 में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो लेकिन इलीगल मैटर्स के लिए या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए नहीं। ठीक है, फिर अगला है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मूवमेंट आपका अनरिस्ट्रिक्टेड रहता है, लेकिन कुछ एरियाज में यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस दी हुई रहती हैं। जैसे कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जैसे पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे अभी कोविड के टाइम में ही याद करो, कोविड के टाइम में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी मूवमेंट के लिए थ्रू आउट इंडिया में, कि नहीं अभी नहीं मूव कर सकते, लॉकडाउन हो गया है, ऐसा टाइप का। तो वो सब रेस्ट्रिक्शंस थी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन थी, मूव टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो उस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए सकते हैं। जैसे कुछ और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके कल्चर को या उनके रिसोर्सेज को आउटसाइडर्स से अगर थ्रेट हो, तो उन सब आउटसाइडर्स के लिए भी एसेस लिमिट लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं आपके आर्टिकल 19 में। उसके बाद फिर अगला है कि कहीं भी राइट टू प्रैक्टिस और एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। यानी आप अपने डिजायर्ड प्रोफेशन को या ट्रेड परस्यू कर सकते हो जब तक वो इलीगल ना हो। ठीक है, जैसे कुछ इलीगल या डेंजरस एक्टिविटी, जैसे वह कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब अलाउड नहीं है। ये कहेगा नहीं, कोई कहेगा नहीं ये तो मेरा बिजनेस है, तो नहीं, ये अलाउड नहीं है, ये सब चीजें गलत हैं। तो अ, इन सब ये सब चीजें रिस्ट्रिक्टेड है आर्टिकल 19 के अंदर में। ठीक है, और कुछ और जैसे एक ये है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है। कोई जैसे 10वीं पास है, वो कहेगा कि नहीं मैं जाके ऑपरेशन करूंगा, तो नहीं, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ प्रोफेशंस के लिए क्वालिफिकेशन भी जरूरी होता है। जैसे अब कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी है या एमएस है, तो वो ही ऑपरेट कर सकता है। ऐसा नहीं 10वीं वाला बोलेगा कि नहीं मुझे तो आर्टिकल 19 के तहत आजादी मिली हुई है कि मैं कुछ भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ प्रोफेशन जिसके लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हो, वही आप प्रोफेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आप कहीं पे भी जाकर के रिसाइड कर सकते हो, ये तो मैंने अभी समझा ही दिया आपको। रहने को भी कहीं भी रह सकते हो, लेकिन बस कुछ एरियाज जैसे कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स को कुछ एरियाज में जाने से रोका जा सकता है कि नहीं। हैबिचुअल ऑफेंडर्स वैसे तो अब तो हटा दिया गया है, 2017 से ही हटा दिया गया था इसको। लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर्स किसे कहते हैं, जो कोई एक क्राइम करने के हैबिचुअल हो चुके हों। जैसे पहले ब्रिटिश के टाइम में, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ब्रिटिश के टाइम में कुछ पर्टिकुलर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते थे, उनको उनकी आदत होती थी जैसे लूट मार करना, ऐसे करना, तो या फिर तो या लूट या फिर कई को ब्रिटिशर्स अपने अपोजिट समझ करके या अपने अगेंस्ट समझ करके उनको ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर का उनको टैग दे देते थे कि नहीं, ये बार बार एक ही क्राइम करते हैं तो इनको हैबिचुअल ऑफेंडर कह दो। तो ये वैसे तो ये टैग हट चुका है 2017 के बाद से। 2017 में अमेंडमेंट आया था एक, उससे हट गया था हैबिचुअल ऑफेंडर्स का। तो उनको फिर जैसे वही ऑफेंडर्स, और अभी तो खैर जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स ऐसे कहते थे, जैसे कोई चोरी करता है, ठीक है, बार बार चोरी कर रहा हो, तो उसको वो कहेगा कि नहीं मेरा भी राइट है कि हम तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, उसको रोका जा सकता है। इस राइट इस ये रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है।
इट इज इट कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है, ये स्टेटमेंट याद रखना, एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है। अब आर्टिकल 19 के बाद मूव करते हैं आर्टिकल 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, इसको आप याद रखना, क्योंकि आर्टिकल 20 से अभी तक क्वेश्चन कम ही पूछा है और इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ये पूछा जाए, क्योंकि अब पूछना शुरू कर दिया है आर्टिकल 20 से। तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि पूछा जाए इस बार भी, तो इसको ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है। आर्टिकल 20 जो है एक्यूज पर्संस को आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट देने से प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो, या एक लीगल एंटिटी जैसे कंपनी या कॉर्पोरेशन हो। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। आर्टिकल 20 इज अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए है अवेलेबल। ठीक है, सिर्फ ऐसा सिर्फ सिटीजन के लिए, सबको अवेलेबल है ये। अब इसमें दो तीन प्रोविजंस हैं। एक तो सबसे पहला प्रोविजन है एक्स नो एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का। ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन को रिट्रोस्पेक्टिव लॉ के बेसिस पे पनिश नहीं किया सकता, यानी कोई पास्ट एक्शन के लिए जिसके लिए उस समय कोई नियम ना हो, कोई लॉ ना बना हो, कोई बाय लॉ ना हो, उसके लिए पनिश नहीं किया सकता। जैसे एक एग्जांपल से आप समझना, जैसे आपके दोस्त ने आपसे 5,000 रुपये उधार लिया है। ठीक है, 4 तारीख को आपके दोस्त ने आपसे 5,000 रुपये उधार लिया, 4 दिसंबर को। और 5 जनवरी को गवर्नमेंट लाती है नियम कि भाई जिसने भी उधार लिया होगा, उस 5 जनवरी या उसके बियॉन्ड उधार लिया होगा, तो उसको फिर जेल में भेजा जा सकता है। अब आप अपने दोस्त को, अगर मान लो आपको दोस्त आपको पैसा नहीं लौटा रहा है, तो आप अपने दोस्त को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं जज साहब इसको जेल भेजो, क्योंकि उसने पैसा जो लिया है आपसे वो दिसंबर में लिया था, जनवरी में नहीं लिया था। ठीक है, उस समय तो ये लॉ आया ही नहीं था। ठीक है, समझ में बात मेरी। तो उसी मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्राइम पहले किया गया है जिसके लिए उस समय लॉ नहीं था, क्राइम या फिर कोई भी एक्शन पहले किया गया है जिसके लिए उस समय लॉ नहीं था, पर बाद में उसके लिए लॉ बनाया गया, तो उसके लिए उस पर्सन को पनिश नहीं किया सकता, क्योंकि उसने जब ये एक्शन किया था उस समय वो कोई लॉ था ही नहीं उसके रिगार्डिंग। अच्छा, और इसके में भी एक ये है प्रोविजन, ये है कि ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए एप्लीकेबल है, टैक्सेशन और सिविल लॉज के लिए नहीं। जैसे टैक्सेशन और सिविल लॉज के लिए पुराने समय रिट्रोस्पेक्टिवली भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आज आपको 500 रुपये टैक्स भरना है, कल को सरकार कहेगी कि नहीं, आपसे टैक्स जो 500 भरता था वो, सपोज दिसंबर में आपको 500 रुपये टैक्स भरना था, और जनवरी में फरवरी में बजट लाती है इस गवर्नमेंट, और उसका फिर बजट के बाद फिर ये कहती है कि नहीं, जो पिछले साल 2024 के नवंबर से ही सभी को 500 की जगह 5,000 टैक्स भरना है। तो उस वो ऐसा सरकार कर सकती है, और फिर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स लॉ है, टैक्स लॉ में प्रोविजंस किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगला प्रोविजन जो है इसमें आर्टिकल 20 में, कि कोई भी डबल जियो पार्टी नहीं होगी। डबल जियो पार्टी का मतलब एक ऑफेंस के लिए दो बार प्रोसिक्यूट नहीं और पनिश नहीं किया सकता। ठीक है, जैसे कोई एक ऑफेंस किया है किसी ने, सपोज किसी ने एक बार झूठ बोला, ठीक है, तो एक बार उसको पनिशमेंट मिल गई झूठ बोलने की। फिर दोबारा वही सेम झूठ बोलने की, जैसे किसी ने बोला कि सूरज पश्चिम से निकलता है, ठीक है, एक ये झूठ बोला, तो अब उसको पनिश कर दिया गया इस बात पे, मतलब ये हाइपोथेटिकली स्पीकिंग है। ठीक है, तो उसके लिए उसको पनिश कर दिया गया। अब उसके बाद फिर दोबारा फिर कोई तीसरा पर्सन आएगा, वो कहेगा कि नहीं, इसने उस समय बोला था सूरज पश्चिम से निकला, इसको दोबारा पनिश कर, तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 20 इसको फॉरबिड करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो नो डबल जियो पार्टी मतलब कि एक ऑफेंस के लिए दो बार प्रोसिक्यूट और पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। और ये एप्लीकेबल सिर्फ कोर्ट में है, ये प्रोटेक्शन सिर्फ कोर्ट्स या जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट के केसेस में वैलिड है, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे ये मतलब आपको एक ऑफेंस के लिए ट्वाइस, मतलब 2 बार या 3 बार आपको पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे आपने जैसे डिपार्टमेंटल, किसी ने करप्शन किया, किसी ऑफिसर ने करप्शन किया, ठीक है, तो उसको कोर्ट तो पनिशमेंट दे ही सकता है, उसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग भी उसको पनिशमेंट मिल सकता है। तो एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट उसको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 20 का आर्टिकल 20 के अगेंस्ट नहीं गया ये चीजें, क्योंकि
इसमें ये सिर्फ एप्लीकेबल सिर्फ कोर्ट्स के लिए होता है। कोर्ट उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं दे सकती एक बार पनिशमेंट देने के बाद, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट उसको पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस पे उसको पनिशमेंट मिल सकती है। और तीसरा इसमें जो है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी एक्यूज अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया सकता। जैसे अब आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, अब पुलिस ने आपको पकड़ लिया, मतलब आपको नहीं, किसी एक्स पर्सन को पकड़ लिया। अब पुलिस ये नहीं कह सकती कि तुम अपने विटनेस खुद ही बनो, अपने अगेंस्ट खुद ही विटनेस बनो कि हाँ तुमने ये ऑफेंस किया, मतलब जबरदस्ती आपसे कबूल नहीं करवा सकती ये चीज। ठीक है, तो वही नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये भी आर्टिकल 20 के तहत आपको इसका भी प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब किसी पर्सन को, इंडियन सिटीजन को इसका प्रोटेक्शन मिलता है, इंडियन सिटीजन या फॉरेनर किसी को भी इसका प्रोटेक्शन मिलता है कि वो अपने खिलाफ ही खुद एविडेंस नहीं बन सकता। फिर अब मूव करते हैं, आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 काफी वास्ट है। ठीक है, इस ये इसमें ये आर्टिकल कहता है कि कोई किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया सकता जब तक ये लॉ के एस्टेब्लिश प्रोसीजर के हिसाब से ना हो। ठीक है, और ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। देखो आर्टिकल 20 और 21 दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, और एक और चीज इसमें काफी चीजें इंक्लूडेड हैं, वो आप लक्ष्मीकांत की बुक में 7th एडिशन वाली में देखोगे। ठीक है, 4-5 बार देख लेना, आपको ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक रिटेन हो जाएंगी, और उससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं जितना लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। बस ये चीज याद रखना कि ये लाइफ और या पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में भी अगर लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड आएगा, तो आप अगर पूछे कौन से आर्टिकल से है ये, तो आप आर्टिकल 21 लगा देना। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आजकल। इधर 1-2 साल 3 साल में तो काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सॉरी 2-3 साल नहीं, 5 साल से, पिछले 5 साल क्वेश्चन देखोगा तो आप एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे आर्टिकल 21 से रिलेटेड। ठीक है, अब आर्टिकल 21A पे मूव करते हैं। आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्टेट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये प्रोविजन सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है, हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन को नहीं। जैसे मतलब आपने किसी बच्चे को 6 से 14 साल का बच्चा है तो उसको एलिमेंट्री और एलिमेंट्री एजुकेशन उसको मिलना उसका फंडामेंटल राइट है। हाँ, अगर ये कहे कि नहीं मुझे 11वीं पढ़ना भी है, 12वीं पढ़ना भी है, बीटेक करना है, या बीबीए करना है, या फिर एमएस करना है, या एमबीबीएस करना है, ये सब प्रोफेशनल एजुकेशन हो गए, तो इन सब का उसका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो करे, लेकिन स्टेट पे क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं उसका फंडामेंटल राइट हनन हुआ है। ठीक है, और ये प्रोविजन जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखना। आर्टिकल 21A जो ऐड हुआ था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, और इस पहले ये डीपीएसपी था, उस आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट बनाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है ना, अब अगला हम मूव करते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बता देता हूँ। इस राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया था 2009 में, 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट के अंदर हर बच्चे को फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट दिया गया है, जो इंश्योर करता है कि एजुकेशन एसेसिबल और कंपलसरी। ठीक है ना, अभी जो मैंने बताया था। अब आगे मूव करते हैं आर्टिकल 22 पे। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे भी ध्यान से रखना, इस पे भी क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं इस बार। आर्टिकल 20 और 22 ये दोनों ध्यान रखना आप लोग, इस पे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है ना, और ना समझ में आए कुछ तो आप कमेंट में पूछ लेना, दोबारा एक लेक्चर लेकर के मैं पूरा और थोड़ा डिटेल में और अच्छे से क्लियरली समझा दूंगा। वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन इन केस ना समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, इस आर्टिकल में ये है कि जब कोई पर्सन अरेस्ट या डिटेंशन में हो तो आर्टिकल 22 उस पर्सन के राइट्स को सेव गार्ड करता है। ठीक है, और ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और डिटेंशन, अगला हम आते हैं दो तरह के डिटेंशन के टाइप्स में। डिटेंशन दो तरह की डिटेंशन होती है, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है, ये पर्सन को उसके पास्ट ऑफेंसेस के लिए पनिश करने के लिए होता है। ठीक है, जो ट्रायल और कन्विक्शन के बाद कोर्ट में होता है, यानी ट्रायल और कन्विक्शन जब हो जाती है तो कोर्ट सजा देती है ना जेल की, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन हुआ। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ये किसी पर्सन को बिना ट्रायल के रोकने के लिए होता है ताकि वो फ्यूचर में कोई ऑफेंस ना करे। वैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन का
काफी कंट्रीज में प्रावधान नहीं है। इंडिया ही मतलब इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है। ये सही भी नहीं है लेकिन ठीक है जैसा है। ये पनिशमेंट को रोकने के लिए नहीं होता, लेकिन अभी जैसे ये पनिशमेंट को रोकने के लिए नहीं होता लेकिन फ्यूचर के क्राइम को रोकने के लिए होता है। ठीक है, जैसे पुलिस ने एंटिसिपेट किया कि हाँ यहाँ पे ये बंदा दंगा भड़का भड़का सकता है, तो पुलिस ने उसको पहले अब डिटेंशन में ले लिया। जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो लोकल गुंडों को नॉर्मली डिटेंशन में ले लेते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे उनको अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। और आर्टिकल 22 जो है दोनों टाइप की डिटेंशन के अगेंस्ट सेफ गार्ड देता है। ठीक। अब इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, वो काफी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, उसको आगे हम देखेंगे। आर्टिकल 22 खत्म होने के बाद फिर सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ शॉर्ट में। सिग्निफिकेंस जो है इस आर्टिकल्स का, फंड सॉरी ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच का, सबसे पहला तो ये कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये आपको वैसे नॉर्मली मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में तो काम इसका कम ही है, नहीं कि नाम लमसम है। कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, दूसरा ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल राइट्स को ऑटोनॉमी देने में मदद करता है, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट में। ठीक है, तीसरा ट्रेनी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। कौन कौन से आर्टिकल ट्रेनी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं स्टेट की ट्रेनी के अगेंस्ट? आर्टिकल 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। ठीक है, फिर सेफ गार्डिंग ह्यूमन डिग्निटी, फंडामेंटल फ्रीडम जैसे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और आर्बिट्री डिटेंशन प्रोटेक्शन, ये हर इंसान की इनहेरेंट डिग्निटी को अपहोल्ड करने में इंश्योर करते हैं। ठीक है, फिर फैसिलिटेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन का राइट इंडिविजुअल को अपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढने और लाइवलीहुड परस्यू करने और नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने में मदद करता है। ठीक है ना। और उसका फिर सोशल जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस है फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन, लीगल एड, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन और सोशल मेजर्स को इंक्लूड करते हुए जो इक्विटी और सोशल जस्टिस प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसका उतना अभी सिग्निफिकेंस को पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, ये मेंस से रिलेटेड है नॉर्मली, पर मैंने बता दिया बस हल्का सा। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और ठीक है, हैप्पी स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद।